महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर 11 दिनों से जारी संशय पर अब विराम लग गया है। देखिए, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये अब तय हो चुका है। उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बुधवार को विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कमान संभालेंगे, जहां पहली बार उन्होंने पूरे 5 साल तो दूसरी बार महज 3 दिन की सरकार चलाई थी। हालांकि पहले एक कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी फडणवीस को मौका न देकर किसी नए चेहरे को सीएम बना सकती है। चर्चाएं थी कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस बार मराठा या ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है, लेकिन पार्टी ने इस बार कोई सरप्राइज नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा जैसे फॉर्मूले को लागू क्यों नहीं किया। देखिए, बीते 5 सालों में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदली, उसी तरह देवेंद्र फडणवीस की भूमिका भी बदलती रही। दरअसल बीजेपी ने बीते कुछ सालों में ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जिनका किसी को अंदाजा नहीं था। ओडिशा हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ऐसे नेताओं के हाथ में बागडोर सौंपी जिनको लेकर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन राज्यों में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने किनारे किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा ही हरियाणा में भी देखने को मिला था, जहां मनोहर लाल की जगह ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया, जो कि चौंकाने वाला फैसला था। इसी ट्रेंड को देखते हुए महाराष्ट्र को लेकर के भी ऐसे कयास लगाए गए थे। कई मराठा और ओबीसी नेताओं का नाम सीएम की रेस में आगे भी आया था, लेकिन आखिर में बाजी पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ही मारी। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने फडणवीस को ही सीएम क्यों बनाया, क्या है इसके पीछे की सियासी वजह। देखिए, 54 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। वो 6 बार के विधायक हैं। फडणवीस 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। फडणवीस को सरकार से लेकर संगठन तक में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए नए चेहरे पर दांव खेलना मुश्किल साबित हो सकता था। क्षेत्रीय छत्रपों को साधना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। फडणवीस ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि हर वर्ग और क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई। देवेंद्र फडणवीस शुरुआती दिनों में आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्य भी रहे। वो अपने संगठन के लिए अलग अलग काम करते रहे। 1992 में देवेंद्र नागपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा इकाई के अध्यक्ष बने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने, जिसके बाद बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस का सियासी कद भी बढ़ता रहा। 2001 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर 2010 में महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव बनाए गए। 2013 में उन्हें तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। फडणवीस ने 2014 के महाराष्ट्र चुनावों के दौरान राज्य में पार्टी का नेतृत्व किया और बीजेपी ने 288 में से उस वक्त रिकॉर्ड 122 सीटें जीती थी। अकेले चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना नतीजों के बाद साथ मिलकर सरकार बनाने पर सहमत हुए। इस सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। चौथी बार विधायक देवेंद्र फडणवीस ने 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के 27वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र की सत्ता के शीर्ष में पहुंचते ही देवेंद्र फडणवीस के नाम कई रिकॉर्ड जुड़े। वो 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने, जिससे वो शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद फडणवीस के नाम पिछले 47 वर्षों में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ और महाराष्ट्र के इतिहास में केवल दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत मिला। 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 56 सीटें मिली। इस तरह इस गठबंधन को कुल 161 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े 145 से काफी ज्यादा थी। दूसरी ओर एनसीपी को 54 सीटें, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिली। 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ी बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों ही दलों का गठबंधन टूट गया और उसके बाद राज्य में कई सियासी उठापटक हुई। 2019 में जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनाई, तो फडणवीस नेता विपक्ष की भूमिका में आ गए और कोरोना काल में अव्यवस्थाओं से लेकर भ्रष्टाचार तक से जुड़े मामलों में उद्धव सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और राज्य में बीजेपी के सर्वमान्य नेता के तौर पर खुद को स्थापित करके दिखाया। कई मौकों पर उद्धव सरकार को बैकफुट पर भी देखा गया। 2022 में जब शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे का गुट एनडीए का हिस्सा बना, तो फडणवीस का फोकस राज्य में सरकार बनाने पर रहा। उन्होंने खुद को पीछे रखा और राज्य में एनडीए सरकार बनाने के लिए विधायकों को एक सूत्र में बांधे रखा। आखिरी वक्त में बीजेपी हाईकमान ने फडणवीस को जब डिप्टी सीएम बनने के लिए कहा, तो उन्होंने फैसला स्वीकार करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और एकनाथ शिंदे के साथ खुद डिप्टी सीएम बनकर राज्य सरकार का हिस्सा बन गए।
2023 में भी फडणवीस को एकजुटता बनाने में मशक्कत करनी पड़ी। जुलाई में जब अजीत गुट 42 विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हुआ तो फडणवीस ने ही पावर शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला और अजीत कोटे के 9 विधायकों को कैबिनेट में जगह दिलाई। खास बात यह रही कि बीजेपी शिवसेना से किसी मंत्री की छुट्टी नहीं की गई, बल्कि अजीत गुट को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा अपने 6 मंत्रालय छोड़े, जबकि शिंदे गुट ने भी 5 मंत्रालय छोड़े थे। कृषि, वित्त और सहकारिता जैसे बड़े मंत्रालय भी एनसीपी के पास चले गए थे। 2024 विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने बड़ी चुनौतियां भी थी। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने में क्षेत्रीय से लेकर जातीय समीकरणों तक को ध्यान में रखना था और स्थानीय क्षत्रपों की नाराजगी भी दूर करनी थी। चुनाव से ठीक पहले मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण की मांग भी महायुति सरकार की टेंशन बढ़ा रही थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर फडणवीस और महायुति नेताओं ने मिलकर समाधान निकाला। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर स्थानीय स्तर पर ही सहमति बनी और मिलकर चुनाव मैदान में मुकाबले को एक तरफा बना दिया। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 49 सीटों पर सिमट गई। दावा किया जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन इस गैप को भरने का काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। विधानसभा चुनाव के दौरान भी फडणवीस ने कई बार आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस की रणनीति 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की ही रणनीति पर उतरी थी। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने ही पार्टी के लिए सियासी बिसात बिछाई, जिसमें वो सफल रहे। उनके सहयोगियों जैसे एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को भी संतुष्ट रखा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज कर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस को ही गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।